नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारतीय पाठशाला में। तो एक और नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के 2023 और 24 के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 द एंड ऑफ बायोपॉलिटी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक का वो हम पढ़ रहे थे। तो पिछली वीडियो में हमने कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी तक पढ़ लिया है। तो इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि जो यूएसएसआर यानी कि जो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो उसके बाद जो जो नए नए देश बने थे उनमें क्या क्या कन्फ्लिक्ट्स थे, और सोवियत के या रशिया के इंडिया के साथ क्या रिलेशन है अब और पहले कैसे थे, उस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो देखिए, जो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है, टेंशन एंड द कन्फ्लिक्ट इन फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स। जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स थे, यानी कि जो सोवियत के टाइम पे वो जो रिपब्लिक्स थे, उनके बीच में टेंशन और कन्फ्लिक्ट क्या क्या है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। देखिए, there were the tension and conflicts in the most former Soviet republic and many had a civil war and insurgencies। जो सोवियत के फॉर्मर रिपब्लिक्स थे, जो सोवियत यूनियन से देश बने हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा टेंशन रही है और बहुत सारे देशों में सिविल वॉर तक हुई और बहुत सारे देशों में इंसर्जेंसी है अभी भी। ये क्यों हुई है? ये सिर्फ और सिर्फ पावर स्ट्रगल और वहाँ की एथनिसिटी के कारण हुई है। देखिए, जैसे रशिया के अंदर ही दो रिपब्लिक्स हैं, चेचनिया और दागिस्तान। वहाँ पे जो है वो अलगाववादी आंदोलन शुरू हुए हैं, जिसको रशिया ने बहुत ही रेडिकल तरीके से दबाया, जिसकी वजह से वहाँ के लोग भी नाराज़ हुए। लेकिन वर्ल्ड वाइड क्रिटिसिज्म हुआ था रशिया का, लेकिन रशिया ने इसको दबा दिया, क्योंकि ये रशिया से अलग होना चाहते थे और रशिया नहीं चाहता था कि यहाँ पे अलगाव की स्थिति बने और यहाँ पे अलगाववाद पैदा हो। तो रशिया ने इसको रेडिकल तरीके से दबाया। और एक और सोवियत फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक था, जिसका नाम है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान में 2001 से लेकर 10 वर्षों तक गृह युद्ध चला, यानी कि 10 सालों तक तजाकिस्तान में सिविल वॉर की कंडीशन हुई। वहाँ पे बहुत ही सारे जो सांप्रदायिक दंगे थे, सांप्रदायिक संघर्ष थे, क्योंकि दो कम्युनिटी आपस में लड़ पड़ी थी कि किन की सरकार चलेगी, कौन मेजोरिटी में है, कौन नहीं है, कौन उस देश से संबंध रखते हैं, कौन वहाँ के मूल निवासी हैं, कौन नहीं है। तो इन कारणों की वजह से वहाँ पे क्या है, पावर स्ट्रगल चलता रहा और सिविल वॉर की कंडीशन पैदा हो गई। जैसे एक फॉर्मर रिपब्लिक है जॉर्जिया। जॉर्जिया में भी दो प्रोविंस है, वो इंडिपेंडेंस की मांग कर रहे थे, तो वहाँ पे भी सिविल वॉर की कंडीशन बनी और सिविल वॉर हो गई। जैसे अजरबैजान में भी बहुत सारे अर्मेनियंस लोग रहते हैं जो चाहते हैं कि उनका जो रीजन है वो अर्मेनिया के साथ चला जाए, तो इसकी वजह से अजरबैजान में भी सिविल वॉर की कंडीशन पैदा होगी। ऐसे ही यूक्रेन में बहुत सारे रशियन हैं जो चाहते हैं कि वो रशिया के साथ चले जाएं, तो यूक्रेन में भी ऐसी, लेकिन सिविल वॉर वहाँ नहीं हुई, लेकिन ऐसी स्थिति पैदा हुई। इन सब चीज़ों के कारण जो ज़्यादातर जो यूएसएसआर यानी कि जो सोवियत के फॉर्मर रिपब्लिक्स हैं, उनमें कहीं तो सिविल वॉर की कंडीशन पैदा हुई, और कहीं कहीं जो एशिया, सेंट्रल एशिया के जो बड़े बड़े देश थे, वो उनके ऊपर अपना दबदबा जमाने लगे। जैसे देखिए, सेंट्रल एशिया जो था वो आउटसाइड पावर्स के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट जोन बन गया था। जो सेंट्रल एशिया क्यों इम्पोर्टेंट जोन बन गया, तो क्योंकि वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज बहुत थे। तो बाहर जो आउटसाइडर्स थे वो उन देशों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, जैसे खासकर अमेरिका और चाइना भी, वो उन देशों में इंटरेस्ट रखता था, क्योंकि वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज, वहाँ पे ऑयल की रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे उन देशों में अपना दबदबा बना के वो ऑयल की मार्केट बनाना चाहता था और ख़ुद पैसे कमाना चाहता था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे दूँ कि जैसे अफ़गानिस्तान को अमेरिका ने भी इन्वेड किया था, और इराक को भी अमेरिका ने इराक में भी हमला किया था। तो इराक के साथ जंग हुई, तो उसका कारण क्या था? बड़े बड़े एक्सपर्ट उसका कारण यही बताते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो ऑयल की मार्केट को कंट्रोल करना चाहते थे अमेरिका। इसीलिए वेपन्स के नाम पे अमेरिका ने कहा कि बड़े बड़े वेपन्स बना रहा है इराक, उसके नाम पे अमेरिका ने इराक पे हमला बोल दिया। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, हालांकि होता भी, लेकिन अमेरिका का मेन मोटो यही था कि वहाँ की ऑयल की मार्केट को वो कंट्रोल करे और पैसे जमाए। तो इसीलिए जो सेंट्रल एशिया के भी रिपब्लिक्स थे जो पहले सोवियत यूनियन में थे, वहाँ पे मिनरल रिसोर्स या ऑयल की खदानें बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आउटसाइडर वहाँ उस रीजन में बहुत इंटरेस्टेड थे। चाइना भी उस रीजन में बहुत इंटरेस्टेड है, इसीलिए चाइना भी इन देशों में अपने पैसे इन्वेस्ट करता है। और अगला हम अगर देखें कि जैसे
ईस्टर्न यूरोप की साइड अगर हम देखें, सेंट्रल एशिया की बात होगी कि वहाँ पे सिविल वॉर की कंडीशन पैदा हुई थी, सिविल वॉर हुआ और बहुत सारे देशों में बाहर के देशों ने कंट्रोल कर लिया, जैसे कि अमेरिका ने भी अपना सेंट्रल एशिया में दबदबा जमाया, रशिया तो चाहता ही था और चाइना भी अपना दबदबा बनाना चाहता था और बना रहा था, क्योंकि वहाँ पे ऑयल की मार्केट ज़्यादा है, मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। लेकिन ईस्टर्न यूरोप में क्या हुआ, ईस्टर्न यूरोप में भी कुछ कुछ ऐसी कंडीशन थी, जैसे कि चेकोस्लोवाकिया की बात करें, चेकोस्लोवाकिया भी दो पार्ट में, चेक्स और स्लोवाकिया, ये दो एथनिक ग्रुप्स हैं, तो चेक्स और स्लोवाक्स इन दोनों में बट गए। चेकोस्लोवाकिया दो कंट्री में बट गया, लेकिन ये वायलेंट नहीं थे, ये नॉन वायलेंट तरीके से अपने इन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की। तो ये दो चेकोस्लोवाकिया दो देशों में बट गया, चेक रिपब्लिक और स्लोवाक्स का देश। ठीक है, अगला हम देखेंगे कि यूगोस्लाविया एक देश था, यूगोस्लाविया, ये भी यूएसएसआर का रिपब्लिक था। तो ये 6 प्रोविंसेस में बस गया, जैसे क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जेगोविना, इन 6 प्रांतों में 6 प्रोविंसेस में बट गया और इन 6 प्रोविंसेस ने अपने अपने प्रोविंसेस को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग एथनिक ग्रुप रहते थे, इनकी आपस में झगड़ा होता रहता था, तो इस कारण यहाँ पे वॉर की कंडीशन या सिविल वॉर की कंडीशन हो गई, पावर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए इन लोगों ने ये यूगोस्लाविया जो है ये 6 पार्टों में बट गया। तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखें, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो है इंडिया एंड दी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, कि इंडिया और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के रिलेशंस क्या थे। देखिए, इंडिया मेंटेन द कॉर्डियल रिलेशनशिप विद ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन विद इंडिया इज स्टिल विद रशिया। भारत के जितने भी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज थे उनके साथ रिश्ते जो थे वो अच्छे थे, और स्पेशली रशिया के साथ सबसे ज़्यादा अच्छे संबंध थे। यूएसएसआर के टाइम में भी रशिया के साथ ही यानी कि मेनली जो रशियन रीजन है उसके साथ ही बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध थे, और यूएसएसआर के टूटने के बाद भी रशिया के साथ इंडिया के बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध रहे। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों कंट्रीज़ है, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडो रशियन रिलेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। देखिए, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में इंडिया और रशियन रिलेशन बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है ये मल्टीपोलर वर्ल्ड के ऑर्डर को सपोर्ट करते हैं। इनका विजन है कि वर्ल्ड हमेशा मल्टीपोलर हो, दो से ज़्यादा पावर वर्ल्ड में हो, क्योंकि अगर सिंगल पावर वर्ल्ड में रहेगी तो ये बाकी देशों की सॉवरेनिटी के लिए बहुत ज़्यादा खतरा होगा। अगर दो से ज़्यादा या 3 या 4 अगर इतने बड़े बड़े ज़्यादा पावर वाले कंट्री रहे तो पावर बैलेंस अच्छे से होता है, किसी एक का दबदबा नहीं हो पाता, और बाकी देशों की या छोटे छोटे देशों की सॉवरेनिटी बरकरार रहती है, क्योंकि इंडिया जो है वो हर देश की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करता है। ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की खासियत है। अभी भी अगर हम एग्जांपल देखें कि रशिया और यूक्रेन का जब वॉर हो रहा है तो इंडिया ने डायरेक्टली रशिया का तो सपोर्ट किया नहीं है और डायरेक्टली रशिया को क्रिटिसाइज भी नहीं किया। हालांकि इंडिया ने कहा है कि रशिया हमारा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन साथ साथ इंडिया ने ये भी कहा है कि हम यूक्रेन की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। इंडिया ने यूएन में रशिया को क्रिटिसाइज किया तो नहीं था, लेकिन ये भी कहा था कि हम यूक्रेन की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। तो इंडिया जो है हमेशा हर किसी कंट्री की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करता है, इसीलिए उसका विज़न भी है कि वो मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है, कि यानी कि वर्ल्ड में एक या दो से ज़्यादा सत्ताएं या दो से ज़्यादा पावर मौजूद हों। और इंडिया और रशिया दोनों, यानी कि इंडिया जो है वो कंट्री की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को भी सपोर्ट करते हैं। अब इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी क्या? अब कोई भी कंट्री का जहां फ़ायदा होता है वो अपने हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन करेगी, कहाँ हमारा फ़ायदा है, कहाँ हमारा फ़ायदा नहीं है, किसको हम सपोर्ट करेंगे, किसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। वो किसी के इन्फ्लुएंस में अपनी फॉरेन पॉलिसी डिज़ाइन नहीं करेगी। जैसे इंडिया है, इंडिया ने, अगर मैं यूक्रेन और रशिया के वॉर की एग्जांपल ही लूँ तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, किसी के दबाव में जाके इंडिया ने डिसीजन नहीं लिया है। अगर इंडिया मान लीजिए अमेरिका के दबाव में होता तो इंडिया रशिया को क्रिटिसाइज करता, लेकिन अमेरिका के दबाव में नहीं था, इसलिए इंडिया ने रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, इंडिया की अपनी एक मॉरल है, इंडिया की अपनी एक सोच है, इसीलिए इंडिया ने ये भी कहा कि वो यूक्रेन की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करता है। इसके बजाय कि रशिया को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, लेकिन इंडिया ने कहा। और जैसे
बहुत ही ज़्यादा इंडिया और चाइना के बीच में बिलियन डॉलर्स का ट्रेड होता है। इसके बावजूद भी इंडिया चाइना को क्रिटिसाइज़ करता है, लेकिन पाकिस्तान चाइना को क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाता, क्योंकि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी चाइना से इन्फ्लुएंस्ड है। चाइना कंट्रोल करता है एक तरीके से पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को भी, अमेरिका भी पाकिस्तान की पॉलिसी को कंट्रोल करता है, लेकिन वो चीज़ इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं है। तो इसीलिए इंडिया खुद भी एक इंडिपेंडेंट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, और इंडिया सपोर्ट भी करता है कि हर कंट्रीज़ की जो है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, किसी बड़ी ताकत से इन्फ्लुएंस नहीं हो। और इंडिया ये भी सपोर्ट करता है कि इंटरनेशनली बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए कि जो वर्ल्ड में पावर का बैलेंस रखे। इसीलिए इंडिया रशिया को सपोर्ट करता है, यानी कि इसीलिए इंडिया के रिलेशन जो है रशिया के साथ अच्छे हैं, क्योंकि रशिया का भी विज़न यही है, रशिया का भी विज़न रही है। तो दूसरा अगर हम पॉइंट देखें इंडिया रशिया रिलेशन का, तो इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं कश्मीर और एनर्जी सप्लाईज और सेंट्रल एशिया में जो एक्सेस है इंडिया का, और चाइना के साथ जो इंडिया के रिलेशन है उसको बैलेंस करने में रशिया के साथ अच्छी फ्रेंडशिप की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है इंडिया को। और एक और बात कि 2001 के इंडो रशियन स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 80 से ज़्यादा बायलेटरल एग्रीमेंट जो है वो साइन हुए इंडिया और रशिया के बीच में, जो कि ये दिखाता है कि इंडिया और इंडिया और रशिया के रिलेशन अभी भी कितने ज़्यादा अच्छे हैं। और हम आगे और बढ़ें इंडिया और रशिया के रिलेशन में, तो देखें कि इंडिया रशिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, रशिया भी इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, और रशिया के लिए इंडिया भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? देखिए, Russia stand to benefit from the relationship because India is the second largest arms market for Russia. Both countries have collaborated over many scientific projects. रशिया के लिए इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट है, कि रशिया जो है अपनी जो आर्म मिलिट्री के प्रोडक्ट्स हैं, जो जो हथियार बनाता है रशिया, दूसरे नंबर पे इंडिया सबसे ज़्यादा उससे ख़रीदता है। इंडिया का रशिया पहले नंबर पे है, यानी कि इंडिया जो है सबसे ज़्यादा रशिया से हथियार ख़रीदता है, और सेकंड नंबर पे रशिया सबसे ज़्यादा हथियार इंडिया को बेचता है। तो इसीलिए रशिया के लिए भी इंडिया इतना ज़्यादा ज़रूरी है, और इंडिया के लिए भी रशिया इतना ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा कि इंडिया जो है वो ऑयल इम्पोर्टर कंट्रीज़ है, कि इंडिया अपना ऑयल जो है वो इम्पोर्ट करता है, और ये ऑयल जो है रशिया से भी इम्पोर्ट करता है, इसीलिए रशिया के लिए इंडिया ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी मैं एग्जांपल दे दूं कि जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई थी, तो रशिया के ऊपर बहुत सारे यूएस ने सैंक्शन लगा दिए थे, और यूएस ने कहा था कि रशिया से कोई ऑयल इंपोर्ट नहीं करेगा। रशिया जो था, जब वर्ल्ड में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे थे, ऑयल के दाम बढ़ रहे थे, लेकिन रशिया डिस्काउंट पर ऑयल दे रहा था, तो इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदे थे और बिलियन डॉलर की बचत की थी इंडिया ने। अमेरिका की नहीं मानी थी, क्योंकि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी इंडिया की, इंडिया को अपना फ़ायदा देखना था, तो इसीलिए इंडिया ने रशिया से ऑयल ख़रीदे, क्योंकि रशिया के साथ भी इंडिया के संबंध अच्छे हैं और बिगाड़ना भी नहीं चाहता था इंडिया। तो इसीलिए रशिया से ऑयल ख़रीदा, और रशिया के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है। तो यही कारण है कि इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है और बिगाड़ नहीं सकते। और साइंस की क्षेत्र में देखें भी इंडिया और रशिया के रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इंडिया की जो स्पेस एजेंसी इसरो, उसने कई बार रशिया की स्पेस एजेंसी के साथ कोलैबोरेट किया है, और बहुत बार ऐसा हुआ है कि कहीं कहीं जो रॉकेट है या जो स्पेस में जो हमें अपने सैटेलाइट्स भेजनी होती है, तो वो हम वहाँ के लैंड से लॉन्च करते हैं। रशिया की एजेंसी हमें मदद करती है रशिया में जाके, या सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में भी जाके, जो पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स हैं वहाँ पे जाके हम अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं। तो इसीलिए इंडिया के रिलेशन जो है, स्पेशली रशिया और पोस्ट कम्युनिस्ट या पोस्ट सोवियत रिजीम रिपब्लिक्स में के साथ अच्छे हैं। तो यही था इस चैप्टर में। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट हुआ है, तो धीरे धीरे मैं आगे आने वाले चैप्टर भी कंप्लीट करवाऊंगा, और मैं हिस्ट्री का भी जल्दी कोर्स शुरू करूंगा, ताकि सिलेबस जो है वो जल्द से जल्द हमारा कवर हो जाए और हम रिवीजन भी करें आगे जाके। और जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग भी इस चैप्टर में भी एक और नया टॉपिक जोड़ा है, वो है अरब स्प्रिंग। वो चैप्टर जो है वो जो टॉपिक है, जो नए नए टॉपिक है, अरब स्प्रिंग हो गए, ब्रिक्स हो गए, ये मैं एंड में सारे स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, तो उस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक करेंगे, जिस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो हम डिटेल में इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे।
तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैप्टर जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। आप इसके पूरे के पूरे पिछले जो 3 पार्ट मैंने बनाए हैं वो भी देखिए और ये भी पार्ट ज़रूर देखिए। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भारतीय पाठशाला इंस्टीट्यूट जो है वो सीबीएसई और एनआईओएस में कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम की ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता है। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस की नीड है तो स्क्रीन पर शो हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और कोई भी क्वारी हो वो आप पूछ सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।